और मैं हमारे मित्रों में आए हुए हमारे अब मैं सभी साथी जिस पर आप लोग को इंतजार था, आप लोग इतनी मेहनत इतनी बड़ी ठंड में आए अपने नेता को देखने सुनने, वो घड़ी आ गई है। और अब मैं विजय सिंह का देख ली है, मेरे से सबका बंधन नहीं देखा। भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और भाषा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049 ईस्वी को सरकार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। हम इसकी माइक आवाज कर रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने सबसे पहले धन्यवाद देता हूं हमारी माओ का, बहनों का, बच्चियों का, जिनका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। फिर धन्यवाद दूंगा अपने नौजवान साथियों का, छोटे भाइयों का और मेरे हम साथियों का। उन्होंने हमेशा समय समय पे मेरी बात के साथ खड़े होकर एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को इस उत्तर प्रदेश और देश में पहचान दिलाने का काम किया। ऐसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उससे उम्र में बड़े हमारे सम्मानित बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का, मीडिया के साथियों का भी, पुलिस के साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ यहाँ की टीम है जिन्होंने अपनी मेहनत का एक एक पैसा लगा के पिछले लंबे समय से दिन रात एक करके गांव गांव गली गली जाके लोगों के बीच में संघर्ष करके उनके दुख में खड़े होके आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को आज एक ताकत बनाने का काम यहाँ पर किया। ऐसी हमारे यहाँ की पूरी टीम, भाई अनस खान जी, नियाज अहमद जी, अजीत भारती जी, दिलीप जाटव जी, श्यामलाल भारती जी, प्रवीण संगम जी, अंबुज राज जी, सुशीला गौतम जी, सत्यपाल भारती जी, तोकीर अहमद जी, सुपेंद्र आजाद जी, राजकुमार गौतम जी, सुधीर राजवंशी जी, अरुण भारती जी, श्री कृष्ण जाटव जी, रोहित चौधरी जी और मेरे छोटे भाई
और कर्मठ साथी जो यहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, सीतापुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई विष्णु चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के सबसे बड़े नेता और मेरे छोटे भाई कुलदीप भार्गव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अनिकेत धानुक जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े नेता सौरभ किशोर जी का, विजय जी का और तमाम साथी जो यहाँ पहुंचे। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप यथास्थान बैठ जाए तो मैं अपनी बात सभी साथियों को रखूं। अपने अंतिम क्षणों तक हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए अथक प्रयास न करते तो आज इस देश के कमजोर वर्गों के पास, न्याय पसंद समाज के पास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और वो तमाम लोग जो गरीब हैं, उनके पास वो सुख सुविधाएं सम्मान नहीं आता जो भारतीय संविधान ने हमें दिया। इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, संत कानके जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मामरा राजगुरु वर्मा, पेरियार अल्ले यादव, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, संत रामदेव प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगन्नाथ कपूर ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब और वो महापुरुष, चाहे आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा हो, माओवादी फांसी हो या माँ झलकाई बारी कोली हो या माँ कोली हो, उन तमाम महापुरुषों को, वीरांगनाओं को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश उस हालात में खड़ा है जिस हालात में हम लोग आजादी से पहले थे, क्योंकि तब उसको अपनी बात पर रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कोई अपनी बात में बगावत करके रखता था तो सरकार के दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ता था। आज भी हालात ऐसे ही है। आज भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे लोगों का दमन करने पर तुली है, वो हमारे अधिकारों को कुचलने पर लगी है। उनका बस चले तो हमारा साथ देने का अधिकार भी वो छीन ले। जिन अधिकारों की वजह से हम लोग पैरों पर खड़े हो रहे थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो कमीनों का अधिकार हो, चाहे व्यापार करने का अधिकार हो, चाहे संस्था के अवसर हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, आज उत्तर प्रदेश और देश में इनका कोई मुद्दा नहीं है। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब कमजोर हो, अगर कोई भी अपनी हक की बात करता है तो सरकार के लोग पहले उसको गाने धमकाने का काम करते हैं, फिर उनके ऊपर झूठे मुकदमे करते हैं, लाठियां चलाते हैं, और अगर तब भी उनकी कोई बात न माने तो फिर वो गोली चलाकर उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन आपसे प्यार, आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। शक्ति आपने प्यार की है, ये शक्ति आपने प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है, और इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि गरीब गुलाम बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ये भारत है, इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा हुए हैं,
इस भारत में सम्राट अशोक भी पैदा हुए हैं, इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में मान्यवर काशी रामपाल भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में हम सब लोग भी जन्मे हैं। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह हम आज की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़के इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी मैंने प्रयास किया अपने आप को सर्दी ना लगे, लेकिन अब मेरी बुनियादी बात आप सुनो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात के साथ खड़े नहीं होंगे, उस बात पे काम नहीं करोगे, तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे जीवन में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। आज हालात ये है, महंगाई कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन घर में बेबस आंसू बहा रहे हैं। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर भी अगर किसी तरह से भर्ती आगे बढ़ जाए तो आरक्षण में घोटाला होता है। आप उस समय हमने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे भाई बहन, 20,000 पदों में घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, उसको जेल भेजने की बजाय उसका फूलों से स्वागत हुआ। और जिन भाइयों बहनों की नौकरी छीन ली गई, वो लखनऊ में इको गार्डन के सामने इस बड़ा कड़कड़ाती ठंड में वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनकी जान पे बनाई है। लेकिन इस निकम्मी निठल्ली और भ्रष्टाचारी सरकार को, तानाशाही सरकार को एक बार इन दलित पिछड़ों की सुन नहीं आती है। ये धर्म के आधार पर गैर बराबरी कर रहे हैं, ये जाति के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारे लोगों को अपने पाले में लेकर हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गौर करो, 14 अगस्त 1947 जिस दिन ये भारत अंग्रेजों के अधीन था और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान को हथेली में लेके देश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया था, 15 अगस्त को भी आजादी के बाद उसकी जेब में 1 ही रुपया था। जिसके पास 1 गज जमीन थी 15, 16, 17 अगस्त 1947 को, उसके पास 1 गज जमीन ही थी, उससे फालतू नहीं हुई। जो व्यापारी नहीं था वो उद्योगपति नहीं बना, जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको नौकरी नहीं मिली। हुआ क्या, इस देश में, इस देश की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, उस व्यवस्था में जो लोग ताकत में थे उन्होंने कभी भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं लेने दिए, उनको शिक्षा विहीन रखा, उनको अधिकार विहीन रखा, उनको तमाम तरह के साधनों से विहीन रखा। फिर आजादी आई, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान ने कहा कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको अपने धार्मिक स्थलों पे जाने की, पूजा अर्चना करने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की, बुनियादी सुविधा लेने की आजादी होगी। और जो सरकारी सिस्टम बनेगा, उस सरकारी सिस्टम में हर एक आदमी की हिस्सेदारी होगी, हर एक आदमी का उस पर जोर होगा। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, जिस दिन आजादी मिली, धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। थोड़ी बहुत जगह तब्दीली हुई तो जो आरक्षण की व्यवस्था हुई सरकारी नौकरियों में, उसकी वजह से मेरे आपके घर के लोग सरकारी नौकरियों में पहुंचे। सरकारी नौकरियों में पहुंचे तो जेब में पैसे आए, जेब में पैसे आए तो पेट की भूख शांत हुई। जब कनस्तर में आटा आ गया तो उसने सोचा कि हम इस देश में मेहनत मजदूरी सबसे ज्यादा करते हैं, फिर भी हम इस देश में गरीब क्यों हैं। और निर्णय यह हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर हम नहीं मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात के साथ हम नहीं खड़े होंगे, तो ये गुलामी की बेड़ियां नहीं कर सकती। बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा, जिस दिन वोट का अधिकार उन्होंने दिलाया, कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो पैदा होगा वो मतदान पेटी से पैदा होगा, आज के बाद जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। जब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ तो तब मुझे इस बात को आप याद दिलाना कि बाबा साहब ने क्या कहा। मैं आप सबको बात इस बारे में कह रहा हूँ कि जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ हूँ तब आप मुझसे कहना
कि भैया मत बेटी से राजा पैदा होगा, इसमें भी अपनी बात पूरी करो। कहोगे नहीं कहोगे? इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आपको याद रहा की बात में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र की बुनियाद ये थी कि जिन अधिकारों से हमें वंचित किया गया वो अधिकार हम तक पहुंचे। लोक लेखा समिति बनी प्रदेश में, केंद्र स्तर पे, फिर और बात आगे बढ़ी, पंचायत स्तर पे पंचायत राज लागू हुआ और निर्णय उसका परिणाम ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, जो गांव के छोर पर रहता है, जो बस्ती के टूटी झोपड़ी में रहता है, उसको भी सुख सुविधाएं मिले। चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो या एक मजदूर किसान की बेटी हो, उसको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। जो गरीब है वो अगर उससे टैक्स लिया जा रहा है तो उसको सुविधा देने का काम सरकार का होना चाहिए। हम इस देश के लोकतंत्र को समझ नहीं पाए। हमारे महापुरुष कह के गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड यह होगा अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश में ऐसे लोग राजसत्ता में बैठे हैं जिनसे ना राज चलाना आता, ना घर चलाना आता, जिनको ये भी नहीं पता कि किस तरह हमारी माए बहने अपने आंसू बहा बहा के भूखे पेट इस देश में अपना समय पर व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से एक गरीब आदमी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो हजारों रुपए उधार लेता है, पूरी जिंदगी उधार को चुकाता रहता है। जब कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करता है, शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन बेचनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है और पूरी जिंदगी वो लोन नहीं उतार पाता क्योंकि बेटे को रोजगार नहीं मिलता। आज ठंड का माहौल है, और ठंड का माहौल है। इस ठंड के माहौल को होगा और वर्षण कब होगा जब आप मेरी बात पे दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओगे कि हम आपकी बात के साथ खड़े हैं। हम भैया जिंदाबाद। देखो, हमसे सिर्फ लड़ाई ये है ताकतवर लोगों की कि हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है, हमारे पास सलूशन है। क्या है? क्या है? हिंदी में समझाएगा। हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है कि रोते रहे, हमारे पास समस्या का समाधान है। क्या है? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी, नहीं रहेगी? देखो, गौर करो, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं, समझ रहे हो? आप उस पर गौर करें। सोचो, आज हम ताकत में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हम क्या करेंगे? गौर करो। यही बात अपने दिमाग में डाल के जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल ताकत में तो आना है, नहीं आना है? आना है नहीं आना है? बताओ। अगर हम ताकत में जिस दिन होंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस देश में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर हो, दोबारा बताऊं, चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, क्योंकि उनके यहाँ क्या है, पे स्केल है, चाहे चौथी क्लास का 4th श्रेणी का कर्मचारी हो, क्लास 1 का अफसर हो, चाहे गांव का सभासद, ग्राम पंचायत का मेंबर हो, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या कोई मंत्री, विधायक या नगर निगम का पार्षद, सभासद, कोई भी हो जो सरकारी लाभ ले रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूल में क्या करेंगे? कैसे? जैसे डीएम साहब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? प्राइमरी में। कहाँ पढ़ेगा? कमिश्नर साहब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? विधायक जी का बेटा कहाँ पढ़ेगा? सांसद जी का बेटा कहाँ पढ़ेगा? मंत्री जी का बेटा कहाँ पढ़ेगा? यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? प्रधान जी का बेटा कहाँ पढ़ेगा? और राज्यपाल जी का बेटा कहाँ पढ़ेगा? प्रमुख सचिव साहब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? अनुसचिव साहब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? जब सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जहां एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे
एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा। उसी कुर्सी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बेटा, एडिशनल एसपी का बेटा, सीओ का बेटा बैठा होगा, और जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा है उसका बेटा भी उस स्कूल में बैठा होगा उसकी कक्षा में। तो फिर वो आपको अच्छी पढ़ाई देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करेंगे। दूसरा, इससे फायदा क्या होगा? ये बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी प्राइवेट सेक्टर की, जहाँ 5,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये जो आपकी जेब काट रहे हैं अमीर लोग, एक तो हमारा पैसा बच जाएगा, दूसरा हमें बहुत कम पैसे पे अच्छी पढ़ाई कराने का मौका अपने बच्चों को, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो, वकील बनना हो, सारी पढ़ाई हम लोग इतनी सस्ती करेंगे कि गरीब का बेटा भी अपने सपनों को पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पिताजी को मैं इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की मेरी जेब में पैसे, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि आपके घर में कोई बीमार हुआ लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं कि बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। देखा है नहीं देखा? कैसा महसूस होता है उस समय? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। तो हम ये करेंगे सुनिश्चित कि चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या बेटी हो, या खुद मुख्यमंत्री हो, पत्नी हो, दादी हो, अम्मा कोई हो, और चाहे अधिकारी कोई हो, जिनकी बात हमने बताई थी, सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। अब ये महसूस करो, उसी बेड पे मुख्यमंत्री जी लेटे हो और उसी बेड पे एक किसान मजदूर लेटा हो, तो अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा? दवाइयां टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी? सुविधाएं आएंगी नहीं आएंगी? और पैसा कितना खर्च होगा? ना के बराबर। समझ रहे समझ रहे? देखो, सारा सरकारी सिस्टम नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में। वो यूज करेंगे बहुत अच्छा कर
लेकिन इतने शहीदों की इतने सेना के सिपाहियों की जान गई, हमारे वीर बहादुर सिपाहियों की जान गई, लेकिन सरकार ने देखो एक जांच भी कराई, 350-400 किलो आदमी कहां से आ गया, उसको कौन लेके आया, उतने इतने जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, कौन सा देश है, कौन सा संगठन है, कौन सा आतंकवादी है, कभी जानने का प्रयास मतलब अगर जांच होगी तो किसी ना किसी पे आंच तो आए, और ऐसा तो नहीं आज उन पे आ जाए जो राज पैदल उड़ के बैठे, जो कहते हैं कि हमने सर्जिकल राजनीति में बैठे लोग हमारे सेना के बहादुर जवानों का बराबर में काम कर रहे हैं। और देखो हमारे विदेशी मोर्चा कैसी है, रोज कितना कहीं बॉर्डर में कोई ना कोई सैनिक शहीद होता है, उसकी बात से पूछो, बाद में ये होता है दिखावा करने के बाद शरीर में कई बार बैठा तो याद रखना कि उनको पेंशन के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते मेरे भाई। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी नेता सर्वोच्च पद पर बैठा हो या मंत्री बने, उसके बेटे को सेना में भर्ती करना चाहिए। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होगा तो उसके पिता को ये ख्याल होगा कि उसकी एक लापरवाही से, एक षड्यंत्र से उसके बेटे को भी नुकसान हो सकता है, तो सेना का जो दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग देश भर में बंद हो जाए। उससे आगे बढ़ो, किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, किसानों की आय दुगनी हुई आपके क्षेत्र में, बताओ जो आगे हुई। तो हम ये कह रहे हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो देश का पेट पालता है। अगर कोई असल में भगवान है तो वो किसान, जो बीज लगाता है, मेहनत करता है, मुसीबत सहता है, उसको ये भी नहीं पता फसल क्या होगी। पहले तो फसल मुश्किल हो रही है, जैसे पाला पड़ रहा है फसल खराब हो जाएगी, कभी बारिश हो जाए फसल खराब हो जाएगी, आंधी आ जाए फसल खराब हो जाएगी, और अगर बच जाए तो मुख्यमंत्री ने जो आवारा सांड योजना चला रखी है, वो योजना इतनी खतरनाक है, वो योजना इतनी खतरनाक है, आप महसूस करके देखो। अगर गाय या कोई और आवारा पशु आपको पटक पटक के मार दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उसको जरा सा डंडा मार दिया तो आपकी खैर नहीं है, आपको मुकदमा भी दर्ज होगा और आपको पुलिस पकड़ने भी आ जाएगी तत्काल। आप समझते हो इसका मतलब? इस देश में, इस प्रदेश में जानवरों का भी सम्मान है, लेकिन इंसानों की जानों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए किसान जो भी फसल लगाए उसकी खरीदारी सरकार को करनी चाहिए, और उस दाम पे करनी चाहिए कि किसान की जेब में पैसे आए, उसकी आय दुगनी हो वास्तविकता में। ऐसा ना हो कि फसल में खर्च हुए 2 लाख रुपए और हम उसकी फसल खरीदे 1.5 लाख रुपए में, तो इससे तो किसान सुसाइड करेगा नहीं तो बेचारा क्या करेगा। अब देखो बड़ी बात सुनो, आज कितने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, 6 महीने में आप नोटिस करना, मैं कोई बात, मैं वकील हूं ऐसे तो नहीं कहता हूं, एक रूल है, अगर कोई सीट खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव के वो सीट भरी जाएगी, चाहे वो विधायक की हो, चाहे वो सभासद की हो, पार्षद की हो, सांसद की हो। इवन मीडिया के साथ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, गलत सही है ना? लेकिन सरकारी नौकरियों का बैकलॉग 5-5 लाख हो गया है, एक भी नौकरी नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे भाई? क्या आम आदमी को समस्याएं कम हो गई है या सरकारी डिपार्टमेंट में काम ज्यादा होने लगा है? सच यह है क्योंकि अभी आरक्षण की व्यवस्था है, जितनी संख्या आपकी है उस संख्या के आधार पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मौका मिलता है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसलिए वो बैकलॉग को नहीं भरती। हमारा ये मानना है, आप ये बताओ, जब सब लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाना पड़ेंगे? तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जो लोग काम करते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो सरकारी नौकरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे स्कूल ज्यादा बनेंगे तो मास्टर से लेकर चपरासियों की नौकरी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्डिंग ये बनेगी, रोजगार पैदा होगा नहीं होगा? आराम से नहीं, तुम लोग बैठ जाओ, बेटे 2-3 लोग भाजपा वाले हो गया, हमारे लोगों तक पहुंचेगी, रोजगार भी मिलेगा और कीमत भी डाउन हो जाएगी।
आज जो ये साफा मैंने पहना, अगर ये बाहर से आया तो 200 रुपए का अगर यहाँ बनेगा तो 75 रुपए का बनेगा। गरीब के पैसे बचेंगे और हमारी बहनों को, बच्चों को, भाइयों को रोजगार मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां हो, उससे आगे बढ़ो। आप देखो, महसूस करो, पिछली जो आज की सरकार है वो नई नियुक्ति निकालती है, वो क्या करती है? संविदा पे लोगों को भर देती है, ठेकेदारी भर देती है। अब ठेकेदारी में क्या मिलता है? ठेकेदारी में मिलता है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही मिलता है, नहीं मिलता है? मैं एक काम का उदाहरण दूंगा। जो सफाई का काम देखते हैं ना, अगर सरकारी नौकरी होगी तो मिलेंगे 40 से 50,000 रुपए, और अगर ठेकेदारी में काम करेगा कितने पैसे मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों? 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए, बस यही ना। और शिविर में भी उतरना पड़ेगा, तमाम तरह की मुसीबतें। मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, समान काम समान वेतन। अगर योग्यता बराबर है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी पे एक पुलिस के भाई को 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो मेरे होमगार्ड भाई को भी 50,000 रुपए तनख्वाह 8 घंटे की मिलनी चाहिए। अगर सफाई का काम या ऑफिस में 4th क्लास का काम करने वाले चपरासी को 50,000 रुपए की नौकरी मिलती है, तो खेतों में काम करवाने वाले को, ऑफिसों में काम कराने वालों को और करने वाले लोगों को भी 8 घंटे का वेतन 40 से 50,000 रुपए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बताओ? अगर 40 से 50,000 रुपए जेब में आएंगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा? देखो, काम वही है, समय उतना लग रहा है, एनर्जी उतनी लग रही है, तो फिर पैसा बराबर क्यों नहीं? यही तो गैर बराबरी है ना। ये गैर बराबरी कब दूर होगी? जब हम इसमें काम करेंगे। कैसे? कि देश में न्यूनतम वेतन होना चाहिए, कि अगर मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसको एक दिन की दिहाड़ी 1,000 रुपए कम से कम मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप बताओ। चाहे वो कहीं काम करे, जब 30,000 रुपए तक महीने के पैसे कमाओ तो पैसे आएंगे या नहीं? चलो आगे बढ़ो। देखो, ये सारे काम संभव है। मेरे दिल में एक इच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, विदेश से पढ़ के आए, ज्ञान लेके आए, उस देश में अच्छा काम किया। मैं चाहता हूं कम से कम 10,000 बच्चे हर साल कमजोर वर्गों के, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाए। वो वहां से पढ़ के आए और आके देश में सेवा करें। जब वो पढ़ने जाएंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, और उसका लाभ जब वो वापस आके देश में करेंगे। अब तो हमारा बच्चा जाता है यहाँ पे पढ़ लिख के और विदेश में जाके नौकरी करता है, उनके यहाँ नौकरी करता है, नौकर बनता है। अगर अपने यहाँ के सेवा करेगा तो फायदा हमें होगा, नहीं होगा? तो मेरा मानना है कि हमारी बहनों को, भाइयों को 10,000 बच्चे कम से कम हर साल विदेश में पढ़ने के लिए जाने चाहिए। ठीक है? क्योंकि अभी हम विदेश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं इस बार पूछूंगा, वो अभी मेरे को कोई खड़ा दिखाई दिया तो मेरा एक और ऑप्शन है, हाथ में अगर मौका मिले कि ईवीएम से चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, पारदर्शी हो, आपकी वोट का आपको सेकंड में पता लग जाए, आप कहाँ गई हो, आपको जानकारी हो, तो राजी हो या नहीं हो? बताओ, ये हाथ जाकर बताओ जो लोग राजी। बहुमत तो इनके पास, चलो ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। हमें मध्यम मार्ग पर रहना चाहिए। जब हमें पता है कि वही काम आसानी से हो रहा है तो फिर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत। अभी तो ईवीएम को हमें इलाज करना है, करना नहीं करना है? अब 2 बातें और बची, इस पर भी गौर कर लो। एक तो आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अखबार पढ़ो, हर रोज घटना आती है। कहीं किसी बच्ची का रेप हुआ, कहीं हत्या हुई, कहीं उसको मार के लटका दिया गया, कहीं उसका सामूहिक उसके साथ अपमान हुआ, कहीं बीएचयू में हुआ, कहीं कहीं हुआ। तमाम तरह की खबरें सुनते हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया है कि बहन बेटियों के का अपमान नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, आपको तकलीफ होती है किस बात से? कोई कहता है कानून व्यवस्था अच्छी है, कोई कहता है राम राज। आप बताओ, ये कैसा राज है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? कल तो मैंने उनको सुना, चंपत राय जी को। वो चंपत राय जी कह रहे थे कि भाई
हमने राम मंदिर के जो गेट है उन पे सोना चढ़वा दिया है, मगर हमें डर है कि कोई पुजारी का गला काट के उनको उठा ना ले जाए। आप सुन के देख लो, यही कह रहे थे, वो कह रहे थे नहीं कह रहे थे, आप देख लो, मीडिया के लोग जानते हो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे। आप बताओ, जो अयोध्या में राम के यहाँ पे अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर भाई क्या होगा? आप चाहते हो कि बहन बेटियों का अपमान होना इस प्रदेश और देश में बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षा से सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, नीचे करो। अब गौर करो, एक संत है अभी, उनका नाम है राम भद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान इसलिए करता था क्योंकि मैं उनको दलित ही समझता था। कैसे? दलित का मतलब है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जिसपे कमी है। कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो भी हमारा हिस्सा, उनको भी आंखें नहीं है, इसलिए वो भी हमारे जैसे दलित ही है। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मेरा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अगर जल्दी खत्म नहीं किया SC OBC का तो इस देश में पूरी क्रांति हो जाएगी, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण खत्म कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भद्राचार्य जी, हजारों साल हमने इस देश में खून के आंसू रोए, आपने क्या दिया हमें? आपके पूर्वजों ने क्या दिया हमें? आपने आरक्षण दिया क्या हमें जो छीनना चाहते हो? और आप संत होकर कहते हो खूनी क्रांति हो जाएगी। किसको डरा रहे हो आप? इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो? इस देश में दंगा कराना चाहते हो? भद्राचार्य जी। फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बताता, काशी राम साहब मान्यवर मुलायम सिंह जी भी हमारे नेता रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन मान्यवर काशी राम साहब हमारे पिता से कम नहीं है। वो हमारे रेबर है। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया।